हाय एवरीवन, स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में कि मेन बोर्ड आईपीओ क्या होता है, क्या क्राइटेरिया है, क्या फीचर्स है या क्या लिमिटेशंस है या उसका प्रोसेस क्या है। A to Z मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आने वाले हर एक अपडेट्स आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि मेन बोर्ड आईपीओ होता क्या है। देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां जब आईपीओ अपना इशू करती है तो उनको मेन बोर्ड आईपीओ के थ्रू ही आना पड़ता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों का जो फंड रेज करने का जो अमाउंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, लाइक 10,000 15,000 करोड़ रुपीज़ होती है। और जब ये बड़ी बड़ी कंपनियां फर्स्ट टाइम आईपीओ अपना इशू करती है, लाइक वो लिस्टेड होना चाहती है स्टॉक एक्सचेंजेस पे, लाइक NSE और BSE पे, तो उनको मेन बोर्ड आईपीओ के थ्रू ही आना पड़ेगा एज पर दी सेबी गाइडलाइन। तो ये था मेन बोर्ड आईपीओ होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई XYZ कंपनी है और वो अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का अमाउंट रेज करना चाहती है फ्रॉम मार्केट, तो उसको क्या है, मेन बोर्ड का आईपीओ का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करके अपना आईपीओ इशू करना पड़ेगा। देन हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कोई भी मेन बोर्ड आईपीओ जब इशू होता है या ओपन होता है तो उसका क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले क्या है, उसके बाद नेट टेंजिबल एसेट एटलीस्ट 3 करोड़ का होना चाहिए फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। मतलब उसके बाद जो नेट टेंजिबल एसेट, मतलब जिससे टेंजिबल एसेट मतलब क्या है, जिससे हम टच कर सकते हैं। टेंजिबल एसेट मतलब जो टेंजिबल एसेट क्या है, जिसे हम टच कर सकते हैं, उसके बाद वो अमाउंट 3 करोड़ रुपीज़ होना चाहिए लास्ट 3 ईयर्स का। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेटवर्थ ऑफ 1 करोड़ फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। अब लास्ट 3 ईयर्स का देखिए, नेट टेंजिबल से भी 3 ईयर्स का ही बोल रहा है और नेटवर्थ भी 3 ईयर्स का क्या बोल रहा है, 1 करोड़ होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, उसके बाद मिनिमम एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब वो प्रॉफिट कितना होना चाहिए कंपनी का, तो 15 करोड़ रुपीज़ फॉर एनी 3 आउट ऑफ 5 ईयर्स। मतलब पिछले 5 साल में से 3 साल प्रॉफिटेबल होना चाहिए, 15 करोड़ रुपीज़ का अमाउंट होना चाहिए। उसके बाद क्या है, मिनिमम पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल ऑफ ₹10। मतलब आईपीओ इशू करने के बाद उसके बाद पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, 10,000 रुपीज़ करोड़ का होना चाहिए। उसके बाद क्या है, मस्ट अ ट्रैक रिकॉर्ड एटलीस्ट 3 ईयर्स। अब उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जैसे जो कंपनी आईपीओ इशू कर रही है उनका ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर्स का होना चाहिए और मीट सेबीज अल्टरनेट क्राइटेरिया लाइक इन्वेस्टमेंट बाई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। मतलब जो सेबी के गाइडलाइंस है कि उनके आईपीओ में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होना चाहिए, वो भी क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे तब जाके वो एलिजिबल हो पाएंगे। तो पहला क्या था, टेंजिबल एसेट कितना होगा, 3 करोड़ का होना चाहिए। उसके बाद नेटवर्थ कितना, 1 करोड़ का, और एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 15 करोड़, वो भी 3 साल का जो लास्ट 5 ईयर्स में होना चाहिए। उसके बाद मिनिमम पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, 10 करोड़ रुपीज़। उसके बाद से क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 3 ईयर्स, तो जाके एलिजिबल हो पाएंगे मेन बोर्ड आईपीओ के लिए। ठीक है, देन हम बात करेंगे कि आईपीओ का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस क्या रहेगा मेन बोर्ड आईपीओ इशू करने का। सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेगा, मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करना पड़ेगा। देन क्या है, DRSP फाइल करना पड़ेगा सेबी को। DRSP मतलब ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। इसमें क्या है, जो कंपनी के जो भी A to Z इन्फॉर्मेशन रहता है वो सेबी को प्रोवाइड करना पड़ता है कि मेरी कंपनी ये सेक्टर में काम करती है, इतने डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एम्प्लॉय है, उनको A to Z DRSP में फाइल करके दिखाना पड़ता है। देन सेबी क्या करेगी, रिव्यू करेगी और वो अपना ऑब्जर्वेशन देगी उस पर, या अपना रिव्यू देगी कि आपका DRSP जो फाइल किया है उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है वो राइट या रॉन्ग है। देन क्या है, रोड शो एंड मार्केटिंग टू इंस्टीट्यूशनल एंड रिटेल इन्वेस्टर। अब सेबी का अप्रूवल जैसे मान लीजिए मिल गया तो वो अपने आईपीओ का उनको मार्केटिंग करना पड़ेगा। जैसे अभी मुझे आईपीओ सब्सक्राइब करना तो मुझे तो ऐसे तो मालूम पड़ेगा नहीं, तो कंपनी उसके लिए क्या मार्केटिंग करती है, कोई भी ब्रोकर के ऐप पे या अपने वेबसाइट पे नोटिफिकेशन देती है कि हमने आईपीओ इशू किया है, तो आप वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वही बोल रहा है, रोड शो या मार्केटिंग होता है किसका, आईपीओ का। देन क्या है, प्राइस बैंड एंड इशू डेट एंड अनाउंस। क्या बोला, प्राइस बैंड एंड इशू डेट आर अनाउंस। अब क्या, जैसे मान लो नोटिफिकेशन आ गया कंपनी का कि हमने आईपीओ इशू किया है, तो फिर उनको प्राइस डिसाइड करके बताना पड़ता है कि इस प्राइस पे लेके आ रहे हैं। उसके बाद से डेट भी अनाउंस करेंगे कि किस डेट को हमारा आईपीओ इशू होगा और कि किस दिन लिस्टेड होगा, किस दिन अलॉटमेंट मिलेगा। मतलब A to Z इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। देन क्या है, इन्वेस्टर अप्लाई ड्यूरिंग द आईपीओ विंडोज यूजुअली 3 to 5 डेज। जब आईपीओ ओपन होता है तो 3 to 5 डेज के लिए ओपन रहता है, उसके बीच में आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। देन क्या है, अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज। आफ्टर, जैसे मान लीजिए आपने आईपीओ को अप्लाई किया और सब्सक्रिप्शन आपने किया और मिल गया, तो उसके बाद क्या होगा, अलॉटमेंट होगा, उसके बाद से लिस्टिंग होगा। उसके बाद है इन्वेस्टर कैटेगरीज के कौन कौन लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं मेन बोर्ड आईपीओ में। तो जो सबसे पहला है QIBs मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। उनका मतलब जो
परसेंटेज में बात करें तो 50% QIB होना चाहिए मेन बोर्ड IPO में, 50% होना चाहिए QIB इन मेन बोर्ड IPO। देन क्या है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कितने होना चाहिए, 15%। मतलब जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनका जो परसेंटेज रहना चाहिए 15% होना चाहिए मेन बोर्ड IPO में। देन रिटेलर जैसे हम लोग इंडिविजुअल लोग, तो उसका परसेंटेज कितना होना चाहिए, 35%। अब ये क्वालिफाइड QIB क्या है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या है, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कौन है, मैं A to Z आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, और मैं डिटेल्स में आपको एनालाइज करके बताऊँगा कि QIB के लिए क्या क्राइटेरिया है, नॉन इंस्टीट्यूशनल के लिए क्या क्राइटेरिया है, और रिटेल के लिए क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, उसके बाद से क्या है, उसके बाद है कि हाउ टू अप्लाई फॉर ए मेन बोर्ड IPO। अब अप्लाई कैसे करना है, देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, ओपन ए डीमेट अकाउंट। सबसे पहली बात तो यही है कि आपको अकाउंट तो ओपन करना पड़ेगा, तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी IPO को। उसके लिए क्या है, नीडेड टू होल्ड एंड बाई दिस शेयर्स, लाइक एग्जाम्पल देखिए जीरोधा एंड ग्रो। आप कोई भी ऐप ओपन कीजिए, आपको ऐप ओपन करके या आपको ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना ही पड़ेगा, जिससे आप वहाँ से अपने शेयर्स को बाई या सेल कर सकते हैं, या कोई भी IPO इशू होता है तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। देन सेकेंड स्टेप क्या है, चेक अपकमिंग IPOs। आपको चेक करना है कि कौन सा IPO आने वाला है, कहाँ पे वो शो करेगा, ऑन NSE एंड BSE वेबसाइट एंड IPO ट्रैकिंग साइट्स। बहुत सारे वेबसाइट जिसे दिखाता है गूगल पे, आप गूगल पे नॉर्मली डाल देंगे अपकमिंग IPOs, तो बहुत सारे वेबसाइट ओपन होकर आ जाएंगे, वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं कि अपकमिंग IPOs कौन कौन से है। देन थर्ड पॉइंट क्या है, चूज द एप्लीकेशन मेथड। अब आपको एप्लीकेशन मेथड चूज करना है कि आपको किसके थ्रू IPO का अप्लाई करना है, वाया ब्रोकर के ऐप या कोई जो आपने ऐप डाउनलोड किया उससे करना है, या बैंक के नेट बैंकिंग से करना है जो एसबा के थ्रू होता है। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एसबा क्या है, तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जाके वीडियो जरूर देखिएगा। देन फोर्थ स्टेप क्या है कि फिल IPO फॉर्म। अब IPO जब अप्लाई करेंगे, मान लीजिए आपने ब्रोकर के ऐप से अप्लाई किया, तो IPO को सेलेक्ट करना पड़ेगा, लॉट साइज सेलेक्ट करना पड़ेगा, प्राइस सेलेक्ट करना पड़ेगा, और UPI ID डाल के बैंक डिटेल्स भर के आपको वेरीफाई करना रहेगा। देन फिफ्थ पॉइंट क्या है, अप्रूव UPI मैंडेट एंड सबमिट द फॉर्म। आपको अप्रूव फंड ब्लॉक वाया UPI और बैंक। जब आप जैसे आपने अप्लाई कर दिया आपके ऐप से, तो आपको एक UPI मैंडेट का नोटिफिकेशन आएगा, आपको वहाँ से अप्रूव कर देना। जब अप्रूव कर देंगे तो आपका उतना अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा आपके अकाउंट में, आप उस अमाउंट को कुछ मतलब यूज ही नहीं कर पाएंगे जब तक IPO आपका ओपन रहेगा। जब IPO क्लोज हो जाएगा, अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया तो अलॉटमेंट मिल जाएगा, या तो आपको रिफंड आ जाएगा, तब तक के लिए वो अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा। देन सिक्स पॉइंट क्या है, वेट फॉर अलॉटमेंट। जब आपने अप्लाई कर दिया तो वेट करना है कि अलॉटमेंट, जैसे अलॉटमेंट का डेट रहेगा उस दिन के लिए, उस दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा। अलॉटमेंट हैपन विद इन द 6 days आफ्टर द IPO क्लोज। जब IPO क्लोज होता है तो अलॉटमेंट विद इन 6 days हो ही जाता है। ठीक है, देन लास्ट पॉइंट क्या है, शेयर्स क्रेडिटेड आर रिफंड। जैसे मान लीजिए अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया है तो आपका डीमेट में क्रेडिट हो जाएगा, अगर नहीं है तो आपका अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, देन है कि लिस्टिंग गेन्स एंड रिस्क। अब आपको IPO मान लीजिए मिल गया, अब IPO मिल गया तो इसमें क्या है, मेन बोर्ड IPO कैन ऑफर लिस्टिंग गेन इफ डिमांड इज हाई। देखिए आपने IPO को सब्सक्राइब किया, आपको मिल गया, अगर उसका डिमांड ज़्यादा है तो लिस्टिंग गेन आपको मिल जाएगा, अच्छा खासा लिस्टिंग मिल जाएगा। बट दे ऑल्सो कैरी अ रिस्क भी है। आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट मिल रहा है तो उसमें रिस्क तो रहेगा ही। अब उसमें क्या है, ओवर वैल्यूएशन और मार्केट वोलेटिलिटी। अगर ओवर वैल्यूड है कंपनी तो लॉसेस के चांसेस है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है तो आपको लॉस हो सकता है। दूसरा मार्केट वोलेटिलिटी, अगर शेयर ज़्यादा बाई सेल ज़्यादा होगा तो वोलेटिलिटी बढ़ जाएगा मार्केट में, उससे भी आपको रिस्क बढ़ सकता है। उसके बाद मैनी इन्वेस्टर स्टडी द DRSP कंपनी फंडामेंटल एंड ग्रे GMP बिफोर अप्लाइंग। अब ये कोई भी IPO अप्लाई करने से पहले आपको उसका DRSP जो RSP जो फाइल रहता है सेबी के पास, आप उसको नॉर्मली जाके किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। स्टडी कीजिए कि कंपनी कैसी है, ओवर वैल्यूड तो नहीं है, या कुछ उसमें गवर्नेंस का तो इशू नहीं है। और GMP, ये GMP क्या होता है, मैं भी इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि IPO के लिए GMP क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद से क्या है, बेनिफिट्स क्या है मेन बोर्ड IPO के। IPO तो इशू हो रहा है लेकिन बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, बेनिफिट्स फॉर द कंपनी का क्या बेनिफिट है, नॉर्मल सी बात है, कैपिटल रेज करना है, कैपिटल उसको नीड है तो वो IPO इशू कर रहा है, इसके लिए IPO इशू हो रहा है। देन दूसरा क्या है, इनहेंस ब्रांड विजिबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। जब मार्केट में कंपनी आएगी, जैसे मार्केट में लिस्ट होगी तो उसका क्रेडिबिलिटी और विजिबिलिटी, मतलब लोग उसको जानेंगे कंपनी के बारे में, सेक्टर के बारे में जानेंगे कि किस सेक्टर में काम करती है, उससे क्या विजिबिलिटी बढ़ेगा और क्रेडिबिलिटी कंपनी की बढ़ेगी। देन थर्ड पॉइंट है लिक्विडिटी फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। देखिए कोई भी अगर कंपनी IPO इशू कर रही है तो उस कंपनी में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर रहते हैं, तो जो इन्वेस्टर रहते हैं एग्जिस्टिंग, वो अपना शेयर को डाइल्यूट करते हैं, तो जाके हम पब्लिक उस शेयर्स को परचेज करते हैं। तो वही बोल रहा है कि लिक्विडिटी फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जब वो लोग अपना इक्विटी शेयर को डाइल्यूट करते हैं तो जाके वो अपना क्या शेयर होल्डिंग थोड़ा एग्जिट कर पाते हैं उस कंपनी से, या प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं।
ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट क्या है, वैल्यूएशन बेंचमार्किंग। वैल्यूएशन बेंचमार्किंग, अब जैसे मान लीजिए कैपिटल रेज कर रही है कंपनी, तो कैपिटल किसके लिए रेज कर रही है, बिजनेस एक्सपांड करने के लिए, तो उससे वैल्यूएशन उसका बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद से कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अब मेन बोर्ड IPO है तो सेबी के गाइडलाइन के थ्रू ही आएगा। ऐसा नहीं है कुछ भी फाइल एप्लीकेशन या कुछ भी अनाउंस करके या इधर उधर का डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के आप हमें IPO इशू कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो सेबी ने बनाया है उसके थ्रू ही आना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस से उसको जाना पड़ेगा। देन बेनिफिट फॉर द इन्वेस्टर क्या है, कंपनी जो देख ले इन्वेस्टर के लिए क्या बेनिफिट है। देखिए अर्ली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, देखिए IPO जब इशू होता है तो कंपनी को फंड की जरूरत है, तो IPO का जो अमाउंट रहता है वो ज़्यादा रहता है, तो उसमें क्या है चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि लोगों को सब्सक्रिप्शन ज़्यादा मिल जाए। उससे क्या है कि लिस्टिंग गेन का बेनिफिट उठा सकते हैं। उसके बाद से दूसरा क्या है लिस्टिंग गेन, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि अगर सब्सक्रिप्शन मिल गया आपको या अलॉटमेंट मिल गया, तो आपको अगर GMP अच्छा चल रहा है मार्केट, अगर कंपनी अच्छी है, ओवर वैल्यूड नहीं है और उसके मतलब प्राइस बैंड जो अच्छा है, तो आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में आप अच्छे खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। देन क्या है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, अब जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी आती है तो अपना IPO इशू करती है, तो मिनिमम प्राइस पे इशू करते हैं। जब आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा और वो कंपनी का आपने मिनिमम अमाउंट पे परचेस करके रखा है, तो जब लॉन्ग टर्म में कंपनी बढ़ेगी तो आपके शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे। तो वही बोल रहा है लॉन्ग टर्म का वेल्थ क्रिएशन आपके लिए हो सकता है इससे। देन फोर्थ पॉइंट क्या है ट्रांसपेरेंसी एंड रेगुलेशन, अब देखिए कंपनी जब IPO इशू कर रही है सब्सक्रिप्शन, तो उसको DRP और RGP फाइल करती है सेबी को, तो कोई भी डाउनलोड करके पढ़ सकता है, इन्फॉर्मेशन मतलब ले सकता है कि कंपनी क्या काम करती है या जो फंडामेंटल है उसके प्रॉपर है कि नहीं है। तो वही बोल रहा है ट्रांसपेरेंसी एंड रेगुलेशन के फ़ायदे हैं। जब इन्वेस्टर आप कहीं भी जाके उसके वेबसाइट पर जाके उसका इन्फॉर्मेशन पढ़ सकता है। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है access to blue chip स्टॉक कंपनी, अब मेन बोर्ड IPO जैसे मान लीजिए बड़ी बड़ी कंपनी आती है, तो वो मिनिमम प्राइस पे जब आपको मिलेगा तो वो कंपनियां बाद में जाके ब्लू चिप कंपनियां भी बन जाती है। मतलब उसका जो शेयर्स का प्राइस है डबल या ट्रिपल हो सकता है अगर कंपनी अच्छे से काम करती है तो, या अपना फंडामेंटली जैसे मान लीजिए उसका बिजनेस एक्सपांड हो रहा है और उसको जो रिवेन्यू है वो ग्रोथ कर रहा है, एबिटा उसका अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो क्या है जो ब्लू चिप कंपनी स्टॉक बन सकती है जो आप IPO सब्सक्राइब करेंगे। उसके बाद से क्या है लिमिटेशन क्या है, कोई भी चीज़ के बेनिफिट्स भी है तो उसका लिमिटेशन भी रहता है, ठीक है। तो फॉर कंपनीज के लिए लिमिटेशन क्या है, हाई कॉस्ट ऑफ IPO प्रोसेस। अब मेन बोर्ड IPO में क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उनको हाई कॉस्ट ऑफ IPO प्रोसेस, मतलब उनको जो कॉस्टिंग रहता है IPO अप्लाई मतलब इशू करने का वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है सेबी को, बहुत से लोगों को हायर करना पड़ता है। और जैसे दूसरा क्या है स्ट्रिक्ट सेबी एंड एक्सचेंज कंप्लायंसेज, अभी मैंने बताया आपको कि मेन बोर्ड IPO को कंप्लायंसेज बहुत फॉलो करने पड़ते हैं, तो वही बोल रहा है कि स्ट्रिक्ट सेबी एंड एक्सचेंज कंप्लायंसेज। उसके बाद से क्या प्रेशर फॉर क्वार्टरली परफॉर्मेंस, अब मेन बोर्ड IPO में प्रॉब्लम क्या है कि उनको क्वार्टरली रिजल्ट्स उनको सबमिट करना पड़ेगा सेबी को और एक्सचेंजेस को क्वार्टरली अपडेट करना पड़ेगा। देन फोर्थ क्या है लॉस ऑफ ऑनरशिप कंट्रोल, अब कोई भी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर रहेगा उस कंपनी में तो अपना इक्विटी शेयर डाइल्यूट करेंगे तो पब्लिक उस शेयर्स को परचेस करेगी, तो उनसे क्या है उनका ऑनरशिप थोड़ा कम हो जाएगा। अब पब्लिक भी उसमें हिस्सेदारी ले रही है तो कंपनी भी एज ए ऑनर कहलाएगी उसमें, ठीक है। देन फिफ्थ पॉइंट क्या है पब्लिक स्क्रूनिटी एंड मीडिया अटेंशन, अब देखिए जैसे मान लीजिए कंपनी IPO इशू कर रही है, तो अब आप IPO लेके आ रहे हो, आपने रोड शो किया, आपने मार्केटिंग किया, तो उसमें क्या है जो इन्फॉर्मेशन है वो मीडिया के पास जाएगा, ठीक है। अब मीडिया के पास जाएगा तो इन्फॉर्मेशन जो आपको सिक्योर रखना है वो मीडिया के पास जाएगा, तो वो ओपन होगा फॉर पब्लिक के लिए, तो थोड़ा इशू है इन्फॉर्मेशन जो आपका लीक हो सकता है कंपनी का। देन अब क्या है कि लिमिटेशन क्या है फॉर इन्वेस्टर के लिए लिमिटेशन क्या है, पहले क्या IPO कैन बी ओवर प्राइस रिड्यूसिंग द चांस ऑफ रिटर्न। अब देखिए सारी मेन बोर्ड IPO जो इशू हो रहा है जो मार्केट में आ रहे हैं, तो ये नहीं कि आपको सभी कंपनियां लिस्टिंग गेन करके दे देगी, ठीक है। उस पर क्या है कि कोई ओवर प्राइस रहेगा तो आपका रिटर्न बहुत चांसेस कम है कि मिलेगा आपको, क्योंकि ओवर प्राइस पे अगर आपका IPO इशू हो रहा है तो कंपनी लॉस में भी कंपनी का जो प्राइस है वो गिर भी सकता है स्टॉक एक्सचेंज में जब लिस्ट होगा। तो दिन क्या है रिड्यूसिंग द चांस ऑफ रिटर्न, अब ओवर प्राइस करके आएंगे तो आपका चांसेस है कि आपका रिटर्न कम हो जाए। उसके बाद क्या है रिस्क फॉर नॉन अलॉटमेंट ड्यू टू हाई डिमांड, अब मेन बोर्ड IPO का देखिए जैसे मान लीजिए इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर क्या है मिनिमम 15,000 का रहता है आपका पर लॉट, तो उसका क्या है डिमांड ज़्यादा हो जाता है बिकॉज क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा है और उसका जो भी रहता है 15% या 10% ही उसका कोटा आता है, तो उसके क्या है नॉन अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। देन क्या है स्टॉक में फॉल पोस्ट लिस्टिंग इफ सेंटीमेंट वीकनेस, अगर सेंटीमेंट खराब रहेगा तो जो उसका शेयर का प्राइस रहेगा वो गिर भी सकता है। देन क्या है वॉलेटिलिटी ड्यूरिंग IPO पीरियड, वॉलेटिलिटी भी रहेगा क्योंकि डिमांड ज़्यादा रहेगा और सप्लाई कम रहेगा तो वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगा। देन हार्ड टू एसेस ट्रू वैल्यूएशन फॉर द DRP अलोन, अब
जैसे मान लो DRHP में क्या है, वो अपना जो भी DRHP में फाइल करते हैं, जो भी अपना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो हार्ड टू एसेस ट्रू वैल्यूएशन फ्रॉम द DRHP अलोन। आप सिर्फ DRHP से कंपनी को जज नहीं कर सकते, उसका RHP भी फाइल जो की रहती है कंपनी, उसको भी देखना पड़ता है, उसका फंडामेंटल को एनालिसिस करना पड़ता है। तो सिर्फ ट्रू वैल्यूएशन देखने के लिए DRHP को नहीं पढ़ना चाहिए। तो वही बता रहे हैं फॉर इन्वेस्टर के लिए ये लिमिटेशन है। तो ये था मेन बोर्ड IPO के बारे में कि मेन बोर्ड IPO क्या होता है, क्राइटेरिया क्या है, लिमिटेशंस क्या है और प्रोसेस क्या है। मैंने A to Z कवर कर दिया इस वीडियो में। और कोई भी डाउट है मेन बोर्ड IPO को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं उसका आंसर जरूर नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ये पार्ट 3 था मेन बोर्ड IPO के बारे में। अब पार्ट 4 में आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ कि IPO कैसे अप्लाई करना है। अगर वो अलॉटमेंट मिल जाता है मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉफिट कैसे बुक करना चाहिए या IPO को कितने टाइम के लिए रखना चाहिए, कंपनी को फंडामेंटली कैसे जज करते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाइव करके दिखाने वाला हूँ। तब तक के लिए दिस इज सूरज गुप्ता साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट अगेन।